और पेमेंट हो जाएगा. सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट. वी डिस्कस्ड अबाउट दैट हाउ दे आर मेकिंग द पेमेंट, कैसे चेक को क्लियर किया जाता है. दैट शुड बी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रिसिप्ट. ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रिसिप्ट का मतलब है जो जैसे चेक रिसीव होगा दे विल बी क्लियर्ड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. ठीक है, इफ द चेक जो होगा, आप कभी भी कोई ड्रॉर अगर चेक ड्रॉ करेगा तो उसके अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए. और नेक्स्ट है कि रिफंडिंग ऑफ चेक्स टू द नियरेस्ट, राउंडिंग ऑफ चेक्स टू द नियरेस्ट रूपी का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपका चेक फ्रैक्शन में है, डेसिमल में, लाइक 99.88 इस तरीके से अगर डेसिमल में है, तो 2006 में आरबीआई ने ये चीज़ बोला था उनकी गाइडलाइंस में कि ऐसे अगर चेक्स होंगे जो राउंड में नहीं है, यानी 88 का मतलब 99.88, जो 88 है वो नियर बाई है 100 यानी 1 रुपए के, तो वो 100 रुपीज़ का हो जाना चाहिए था चेक. तो ऐसे चेक को हम डिसऑनर कर सकते हैं. लेकिन 2007 में फिर आरबीआई की गाइडलाइंस आई और उस गाइडलाइंस में ये आया कि अगर फ्रैक्शन में भी, पॉइंट में भी अगर चेक रहेगा तो ऐसे सिचुएशन में आपका चेक क्लियर हो जाएगा, यानी चेक को हम ऑनर करेंगे. ठीक है, उसके अलावा एक और चीज था कि चेक ड्रॉन इन हिंदी विथ हिंदी डेट. ठीक है, इफ द चेक विल बी ड्रॉन इन हिंदी, अगर हिंदी में कोई चेक ड्रॉ किया जाएगा या फिर उसमें हिंदी डेट मेंशन होगा, यानी हिंदी डेट का मतलब समझ लो देवनागरी स्क्रिप्ट जो आपका हिंदी में आता है 1, 2 जैसे हम लिखते हैं, वो उसकी प्रॉपर बात हो रही है कि अगर कोई भी चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है आपके चेक में तो वो भी आपका एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट होगा. यानी ये नहीं है कि हिंदी में लिखा है तो वैलिड नहीं है, हिंदी में भी वैलिड है और इंग्लिश में भी वैलिड है. ठीक है, उसके अलावा मैंने स्टेल चेक, पोस्ट डेटेड चेक्स, और अगर चेक जो है बेसिकली किस तरीके से प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए चेक, और एडवांटेज क्या है प्रिंटिंग फॉर्म्स का, ई चेक, ये सारे पॉइंट्स हो गए. In today's class we are going to understand that what is the material alteration. अच्छा, what is the meaning of alteration first? It is the meaning change करना, बदलना, बदलाव लाना. ठीक है, तो मटेरियल अल्ट्रेशन का मतलब ये है कि हम चेक में अगर चेंज करते हैं, चेक को बदलते हैं, या चेक के ऊपर हम कोई भी चीज़ रिपीट करते हैं, या तो उसको हम वाइटनर से हटाकर उसमें वापस से चेक में हम कुछ लिखते हैं, तो ऐसे चेक क्या वैलिड होंगे या नहीं होंगे, है ना. इसके बारे में हम मटेरियल अल्ट्रेशन में पढ़ेंगे. तो चेक जो है, जो ड्रॉर जिसने भी उसको बनाया है, वो बेसिकली उसमें स्पेसिफाइड सम होना, मतलब स्पेसिफाइड सम आप लिखोगे, जिसके नाम पे आप चेक बना रहे हो उसका नाम लिखोगे. तो यहाँ पर अगर कोई भी अल्ट्रेशन और अगर कोई भी करेक्शन यानी चेंज अगर होता है तो ये वैलिड तभी है अगर ये ड्रॉअर के कंसेंट से चेंज होगा और ड्रॉअर का फुल सिग्नेचर होगा. इमेजिन कीजिए कि ये आपका चेक है. ठीक है, ये आपका चेक है. अब यहाँ पर मैंने बियरर का नाम लिखा और यहाँ पर मैंने अपना साइन किया, मान लीजिए, जस्ट इमेजिन. ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में ड्रॉअर कौन हूँ? मैं हूँ, यानी मैं चेक जो है वो काट कर दे रही हूँ, बना कर दे रही हूँ चेक, और किसको दे रही हूँ? ड्रॉई को दे रही हूँ. ड्रॉई मतलब कि जिसके लिए मुझे पेमेंट करना है. अब यहाँ मान लो कोई भी XYZ जो पर्सन है, मैंने गलती से उसकी स्पेलिंग गलत कर दी. मान लो उसका नाम, कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो उसका नाम अभिजीत था, अभिजीत में मैंने ZEET की जगह ZIT लगा दिया, है ना. दैट कैन बी पॉसिबल विथ फ्रॉम माई साइड, पॉसिबिलिटी है, कंफ्यूजन में मैंने गलत कर दिया. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में तो मैं खुद से इस चेक को अल्टर करूंगी और अपना यहाँ पर फुल साइन दे दूंगी कि हाँ ये जो अल्ट्रेशन किया है वो मैंने किया है. आगे बात समझ में. अब ये बात जब ड्रॉअर को एट द टाइम पता लग गया ड्रॉ करने के समय चेक कि मेरे से मिस्टेक हुआ है, तो वहां पर तो या तो वो अल्टर कर देगा, चेक को बदल देगा, या तो पूरा का पूरा चेक नया ड्रॉ करके दे सकता है. लेकिन अगर ये बात बेसिकली ड्रॉई को पता लगा कि जो चेक मुझे मिला है उसमें मेरा नाम गलत है, और नाम अगर आपका गलत है, इफ योर नेम इज नॉट राइट, सो इन दैट केस आपका बैंक जो है वो पेमेंट क्लियर नहीं करेगा. आजकल ज़्यादातर क्रॉस चेक चल रहे हैं जिसमें आपका अकाउंट पे ही चेक होते हैं, क्रॉस्ड वाले अकाउंट पे ही चेक, जहां अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर होता है. फॉर वेरिफिकेशन दे विल चेक योर नेम, एंड इफ दे विल सी दैट द नेम इज नॉट मैच्ड, so in that case definitely they are not going to basically honor your check. so यहाँ पर ड्रॉई को पता लग गया कि उसके चेक जो है उसमें मिस्टेक है. अब उसने
जाकर के बैंक में उसको डिपॉजिट किया, उसका चेक जो है वो वॉइड हो गया। वॉइड क्यों हुआ? क्योंकि बेसिकली ड्रॉई ने ये कंफर्मेशन ड्रॉअर से नहीं लिया। जहां पर भी आपको नंबर अमाउंट में मिस्टेक होगा या कोई भी मटेरियल में मिस्टेक लगेगा चेक का, तो वो तभी आपका वैलिड होगा जब उसमें कंसेंट जो है वो किसका मिलेगा? ड्रॉअर का मिलेगा। यानी जो चेक बना रहा है उसका कंसेंट अगर मिलेगा तब उस चेक को हम वैलिड समझेंगे, अदरवाइज दैट चेक विल बिकम वॉइड। ये क्यों वॉइड बन जाएगा? मान लीजिए कि मैंने अपने किसी भी नोन को, अपने एक फ्रेंड को 10,000 रुपये का चेक बना करके दिया। आई बात समझ में? 10,000 रुपीज़ का। हो सकता है ऐसे फ्रेंड्स ऐसा नहीं करते हैं, आई एम जस्ट टेलिंग इट एज एन एग्जाम्पल, कि मान लीजिए कि उसने उसको 1 लाख में कन्वर्ट कर लिया अल्टर करके। अब मेरे अकाउंट से तो अगर मुझे इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि वो 10,000 1 लाख में कन्वर्ट हो गया, और हो सकता है कि मेरे अकाउंट से 1 लाख डिडक्ट हो जाए। सो द फ्रॉड थिंग्स कैन बी हैपन, द अमाउंट कैन बी चेंज देयर, राइट? सो बिकॉज दीज थिंग्स, ये चीज़ ना हो कि कोई ड्रॉई अपनी मर्जी से चेंज कर ले चेक को और उसके बाद वो जाकर के पेमेंट ले ले बैंक से। इसीलिए जो चेक बनाएगा, यानी जिसकी तरफ से वो चेक ड्रॉ होगा, उसी का कंफर्मेशन और कंसेंट ज़रूरी है, तभी आपका अल्टर्ड चेक जो है वो वैलिड होगा। आई बात समझ में सबको? एवरीवन, सबको क्लियर हो गए पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब यहाँ कुछ सिचुएशंस हैं मटेरियल अल्ट्रेशन, और अल्ट्रेशन कौन कौन से चीज़ों में हो सकता है, इन व्हाट थिंग्स द अल्ट्रेशन कैन बी मेड। अच्छा याद रखिएगा, जो पेइंग बैंकर है, यानी कि जहाँ से पेमेंट क्लियर होगा, जैसे मैंने अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का दिया चेक, लेकिन वो क्लियर तो उसी पर्सन के अकाउंट वाले बैंक में होगा। जैसे मान लो कि मेरे फ्रेंड का अकाउंट आईसीआईसीआई में था, तो वो आईसीआईसीआई में ही जाकर चेक को क्लियर कराएगा। तो जो पेइंग बैंक है उसको बहुत केयरफुल रहना है अगर चेक अल्टर्ड है तो। अगर चेक में चेंजेस है तो दे हैव वेरी मच केयरफुल फॉर दैट, बिकॉज अगर कोई भी पेमेंट अल्टर्ड चेक के थ्रू होता है तो उसके लिए बैंक भी कहीं ना कहीं लाइबल है। मान लीजिए कि मेरे फ्रेंड ने वही 1 लाख रुपया कर लिया उसे, और मेरा कोई कंसेंट नहीं था, और पेमेंट बैंक ने कर दिया विदाउट कंफर्मेशन। एक मिनट, क्या हुआ? ओके, सो अगर बैंक ने विदाउट कंफर्मेशन उस पेमेंट को कर दिया ना, तो बैंक भी उतना ही लाइबल है, उस फ्रॉड के लिए बैंक भी उतना ही लाइबल है। इसीलिए जो पेइंग बैंकर है उसको बहुत ध्यान से देखना है कि जो पेमेंट हो रहा है उस चेक के थ्रू वो अल्ट्रेशन है, और स्पेशली अगर वो मटेरियल अल्ट्रेशन है, यानी नाम में बदलाव है, यानी उसके नंबर्स में बदलाव है, तो वो ड्रॉवर से उस चीज़ को कंफर्म कर ले। यानी जिसका भी जो भी ड्रॉवर है जिसने वो चेक बनाया है, उससे वो ये चीज़ कंफर्म कर ले। अदरवाइज अगर कोई भी चेंजेस होगा तो इन दैट सिचुएशन द बैंक विल ऑल्सो लाइबल। आई बात समझ में? यस अभिषेक? में लिखने का स्टाइल आज भी पता है क्या है? हाउ यू कैन राइट द अमाउंट इन चेक, दिस इज द वे। लाइक 10,000 लिख दिया आपने, और इसके आगे आप इस तरीके से देते हो ताकि आगे आपका कोई जीरो अटैच ना हो पाए। लेकिन अल्ट्रेशन का मतलब ये है कि मान लो कि मैंने यहाँ व्हाइटनर लगा दिया और यहाँ पर मैंने एक जीरो लगा दिया, और वही सेम चीज मैंने 10,000 जो मैंने वर्ड में लिखा था उसमें 1000 में मैंने क्या कर दिया, या इसको पूरे में व्हाइटनर लगा के इसको मैंने 1 लाख कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके की जो चेंजेस है ना, इसमें जो भी चेंजेस होगी चेक में ज्यादातर विजिबल चेंजेस होती है। आई बात समझ में? विजिबल चेंजेस का मतलब है कि बैंक को देख के पता लगेगा कि आपने उसको बदला है, उसको आपने चेंज किया है। लेकिन वो अल्ट्रेशन तभी वॉइड होगा, तभी वैलिड होगा जब तक वो कंफर्मेशन मिल जाता है ड्रॉअर के तरफ से। ठीक है, और एक जो आप बात करें फ्रॉड वाली, हाँ वो भी चीजें हो जाएंगी, लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं। अगर मान लो कि मैंने ऐसे 10,000 लिखा और आगे मैंने छोड़ दिया, लेकिन जब आपने वर्ड में 10,000 लिख दिया और अगर किसी का मन हुआ कि मैं आगे जीरो लगा लूँ, तो ऐसे चेक तो क्लियर ऐसे भी नहीं होंगे, ये याद रखिएगा हमेशा। ठीक है ना? तो दीज चेक्स विल बी ऑलवेज, हमेशा ऐसे जो चेक होंगे जहाँ वर्ड्स में बदलाव नहीं आया और नंबर में आ जाएगा, तो ये चेक तो ऐसे भी पेमेंट नहीं होंगे, डिसऑनर हो जाएंगे, है ना? लेकिन यहाँ बात किया जा रहा है कि बदलाव हम कैसे ला सकते हैं। अभिषेक क्लियर हुआ बेटा? अभिषेक
अभिषेक क्लियर हुआ? मैं इंटेंशनल अल्ट्रेशन की बात कर रही हूँ, जब हम इंटेंशनली अल्टर करते हैं ताकि पेमेंट हो जाए। अब जैसे मैंने बताया कि जैसे अभिजीत के नाम पे चेक बनाया और उसका नाम गलत हो गया, तो वो मेरी मिस्टेक थी, ड्रॉअर की मिस्टेक थी ना। अब अभिजीत का पेमेंट तो क्लियर होगा नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में या तो मैं इसको नया एक फ्रेश चेक दूं, या तो उसी चेक को मैं फिर से अल्टर करके वहाँ साइन करूँ कि मैंने इसमें अल्ट्रेशन किया है, और उसके बाद मैं इसे चेक दूँ। उसके बाद अब बैंक का ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक को वेरीफाई वो मेरे से फिर से करेगा, क्रॉस चेक करेगा मुझे, कि बोलेगा कि आपने जो ये 10,000 का चेक दिया अब ये 1 लाख में कन्वर्टेड है, ये चेंज आपकी तरफ से हुआ है। मैं बोलूँगी हाँ, दिस चेंज इज डन फ्रॉम माई साइड एंड आई ऑलरेडी साइन ऑन दैट, सब तब जाके बैंक इसको पैसा क्लियर करेगा। लेकिन अगर बैंक ने वेरिफिकेशन नहीं किया और इसको पेमेंट 1 लाख रुपए का मिल गया और बाद में ये बात पता लगेगा कि इसमें मेरा कंसेंट नहीं था, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक भी लाइबल हो जाता है। अब देखो किस किस चीज़ में अल्ट्रेशन हो सकता है, बदलाव या चेंजेस जो है वो किस किस चीज़ों में आ सकता है, ठीक है। तो अल्ट्रेशन ऑफ डेट ऑफ द चेक, डेट यानी कि जो डेट हमने मेंशन किया चेक में, वो डेट को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाय अल्टरिंग द डेट ऑफ फ्रॉडुलेंट होल्डर कैन सिक्योर पेमेंट ऑफ पोस्ट डेटेड चेक और अ स्टेल चेक विच इज बैंकर इज नॉट ऑथराइज टू मेक। अब यहाँ पर अल्ट्रेशन किस चीज़ में हो सकता है, डेट में हो सकता है, और ये ऑथोरिटी भी ड्रॉअर को है कि अगर वो चाहे तो वो अपना एक्सपायर्ड चेक को भी वैलिड बना सकता है। ये भी बता दूं मैं कि जैसे मान लो 3 महीना वैलिडिटी थी और वो चेक एक्सपायर हो गया, तो वापस से अगर मैं चाहूँ तो उस चेक को मैं क्या कर सकती हूँ, वैलिड बना सकती हूँ। लेकिन अगर यही चेक मतलब बोल सकते हैं ना इंटेंशनली कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए चेंज किया जाए, पोस्ट डेटेड चेक को हमने बदल दिया, चेंज कर दिया, स्टेल चेक यानी चेक जो एक्सपायर हो चुका उसको मैंने बदल दिया, तो वैसे सिचुएशन में भी आपका पेमेंट नहीं होगा। बैंक हर एक अल्ट्रेशन में वेरिफिकेशन ज़रूर करता है, याद रखिएगा, चाहे वो डेट हो, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो नेम हो, ठीक है। किसी भी चीज़ में अगर अल्ट्रेशन है तो दे विल डेफिनेटली कन्फर्म इट फ्रॉम द ड्रॉअर। नेक्स्ट वन इज अल्ट्रेशन ऑफ द प्लेस ऑफ पेमेंट। ऐसे प्लेस ऑफ पेमेंट का तो अल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। प्लेस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि जहां पर आप पेमेंट चाह रहे हो। नेक्स्ट वन इज अल्ट्रेशन ऑफ अमाउंट ऑफ चेक, दैट कैन बी पॉसिबल। अल्ट्रेशन इन द नेम्स ऑफ द पार्टीज, ऑब्वियसली पार्टीज जो है वो जो भी मतलब जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, जो आपका ड्रॉई है उसका नाम चेंज हो सकता है। और वर्ड में हम चेंज कर सकते हैं, जैसे बियरर की जगह उसको इन ऑर्डर चेक बनाया, मैंने बताया था ना बियरर और इन ऑर्डर, उसमें चेंज कर सकते हैं। और अल्ट्रेशन कर सकते हैं चेक में बाय क्रॉसिंग द चेक। तो ये सारे अल्ट्रेशन बदलाव क्या कर सकते हैं, हम ला सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या था, डेट, नेम, अमाउंट और क्रॉस चेक और बियरर और एन ऑर्डर चेक, ठीक है। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या आएगा, लीगल इफेक्ट क्या है मटेरियल अल्ट्रेशन का, यानी कि अगर लीगली पॉइंट्स देखा जाए तो मटेरियल अल्ट्रेशन का क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो सेक्शन 87 जो आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में है, वो क्या बोल रहा है कि कोई भी मटेरियल अगर अल्टर्ड रहता है, पहले इसको ध्यान से सुन लेना, इस 4-5 लाइन को ध्यान से सुनिए, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। लीगल इफेक्ट ऑफ मटेरियल अल्ट्रेशन, लीगल इफेक्ट ऑफ मटेरियल अल्ट्रेशन। थोड़ा सा ना जगह छोड़ देना, मटेरियल अल्ट्रेशन क्या होता है वो मैं लिखवाऊंगी, उसके नीचे थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट लिख लो डेफिनेशन, या तो इसके बाद लिख लेना, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लीगल इफेक्ट ऑफ मटेरियल अल्ट्रेशन, ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 87 और 87 किस में है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, वो क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा, इसको लिखिए। एनी मटेरियल, सेक्शन 87 लिख लिया, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 87 इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट लिखिए, एनी मटेरियल अल्ट्रेशन ऑफ, एनी मटेरियल अल्ट्रेशन ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट renders the same void, renders RENDERS, renders the same void as against anyone who is a party thereto, any material alteration of a negotiable instrument renders the same void, VOID, renders the same void as against anyone who is a party
देयर टू at the time of making such alteration and does not consent thereto unless it was made to carry out the common intention of the original parties. ठीक है, आगे लिखिए इंटेंशन ऑफ द ओरिजिनल पार्टीज. आगे लिखिए एनी सच अल्ट्रेशन इफ मेड बाय एन इंडोर्सी. इंडोर्सी यहाँ पर कौन है? जो पेमेंट ले रहा है. ठीक है, इफ मेड बाय एनी सच अल्ट्रेशन इफ मेड बाय एनी इंडोर्सी discharges his endorser from all liability to him in respect मैम ये लाइन फिर से रिपीट कीजिएगा. if लिखिए any such alteration if made by an endorsee discharges his endorser. ये जो लाइन है ना, ये पूरा का पूरा लॉ वाला लाइन है, मैं समझाऊंगी इसको. discharges his endorser from all liability to him in respect of the consideration thereof. ठीक है, अब यहाँ पर सबने लिख लिया. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सेक्शन 87 कहता है कि अगर कोई भी मटेरियल अल्ट्रेशन, जो हम लोगों ने अबव जो भी पॉइंट्स डिस्कस किया वो सारे मटेरियल अल्ट्रेशन में आएंगे. ठीक है, तो कोई भी अगर मटेरियल अल्ट्रेशन होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, यहाँ सिर्फ चेक की बात नहीं की गई है, बाकी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है. ठीक है, वो वॉइड हो जाएगा, यानी खारिज, जिसका वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगा, उसको हम कहते हैं वॉइड. ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वॉइड. कब होगा वॉइड? अगर कोई भी अल्ट्रेशन विदाउट किसी ड्रॉअर के कंसेंट से बना है, और अगर कोई भी चेंजेस और अल्ट्रेशन ड्रॉई ने अपने तरफ से कर लिया और उसके बारे में नॉलेज किसको नहीं है? ड्रॉअर को नहीं है, तो ड्रॉवर इसके लिए लाइबल नहीं होगा. इसके लिए लाइबल सिर्फ और सिर्फ दो लोग होंगे, बैंक और सेकेंड ड्रॉई. आगे बस समझ में, यानी जिसने ड्रॉ किया उसने तो अपने ऑनेस्टी के साथ ड्रॉ किया. अब वो फ्रॉड कौन कर रहा है? बेसिकली ड्रॉई. अब ऐसे सिचुएशन में विदाउट वेरिफिकेशन अगर पेमेंट होता भी है तो बैंक की गलती है और जो ड्रॉई है उसकी है. इसका मतलब अगर ड्रॉअर के अकाउंट से 1 लाख रुपए डिडक्ट होता है तो 90,000 जो एक्स्ट्रा डिडक्ट हो गया, 10,000 की जगह 1 लाख, वो 90,000 पेमेंट करने का राइट किसके पास है? बैंक. सिर्फ बैंक ही करेगा. बैंक का ये क्या होगा? फाइन के रूप में चलेगा, ये बैंक को देना पड़ेगा पैसा. आई बात समझ में? क्योंकि मीडिएटर यहाँ कौन है? बैंक है, उसने पेमेंट क्लियर किया है. क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर कुछ मटेरियल अल्ट्रेशन का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे क्या क्या इफेक्ट है वो पॉइंट्स में दिया हुआ है. सबसे पहली बात वही पॉइंट वॉइड हो जाएगा जो मैंने बताया. मटेरियल अल्ट्रेशन अगर है, ठीक है, मेड विद द कंसेंट का मतलब रजामंदी. ठीक है, तो कंसेंट है पार्टीज का, तो वो वॉइड नहीं होगा. अगर यहाँ दोनों पार्टी का कंसेंट है, यानी कि जो बना रहा है ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों का कंसेंट है कि हाँ मैं 10,000 की जगह मैं 1 लाख रुपया तुम्हें पेमेंट करना चाहता हूँ, तो ठीक है. जब दोनों का कंसेंट है, वो बोल रहा है हाँ ठीक है पेमेंट ज़्यादा मिलेगा, तो नो वन इज गोइंग टू से द एनीथिंग. बट वही 1 लाख रुपया पेमेंट करना था और 10,000 रुपये की पेमेंट मिल रही है, तो यहाँ ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों का कंसेंट होना चाहिए. पहले मान लीजिए कि ड्रॉवर ने कहा कि मैं आपको मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है, अब मुझे उसको पेमेंट करना था 1 लाख. अब मैंने उसको पेमेंट कितना चाह रही हूँ? 10,000. तो मैंने पहले 1 लाख का चेक तो दे दिया, फिर लेटर ऑन आई अंडरस्टैंड कि मैं इतना पेमेंट एक बार में नहीं कर पाऊंगी. तब यहाँ पर मुझे ड्रॉई से भी कंसेंट लेना पड़ेगा कि भाई देखो तुम्हारा जो पेमेंट था वो 1 लाख की जगह मैं 10,000 का कर रही हूँ.
तो यहाँ जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है वो दोनों पार्टीज का क्या चाहिए, कंसेंट, तब वैसा चेक वॉइड नहीं होगा, यानी वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर अल्ट्रेशन एंड अल्ट्रेशन थ्रू मटेरियल, ठीक है, विल नॉट बी विटिएट द इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है, अगर ये एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बाद चेंज करना चाहोगे, पॉसिबल नहीं है। याद रखिएगा कि द व्हेन योर इंस्ट्रूमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, यानी बैंक में आपने एक बार क्या कर दिया, जमा कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में यू कैन नॉट एबल टू चेंज एनीथिंग इन दैट पर्टिकुलर चेक। आई बस समझ में क्लियर हुआ कि अगर एग्जीक्यूशन इंस्ट्रूमेंट को बैंक में जमा करने से पहले, यानी चेक को चेक बॉक्स में डालने से पहले आप दोनों पार्टी चाहे जो भी बदलाव लाओ, दैट इज ओके, बट वंस इट विल रीच टू द बैंक देन यू हैव नो राइट टू अल्टर द मटेरियल। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और एक और चीज भी है कि इट इज म्योरली द पर्सन, मतलब पर्पस क्या है, मतलब आप अल्टर जो कर रहे हो उसका क्या पर्पस है, वो जरूर वहां पर आप बता सकते हो बैंक में। कि जैसे मान लो कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2021, और मैंने गलती से उसमें लिख दिया 2020। आई बात समझ में, तो ये एक ऐसा मिस्टेक है जो मिस्टेक के वजह से आपकी पेमेंट डेफिनेटली नहीं होगी, क्योंकि आपने उस टाइम का चेक बनाया है जो टाइम पे वो चेक का अब वैल्यू ही नहीं है, वो बहुत पहले का चेक मैंने बना दिया है ना। तो मिस्टेक से अगर कोई भी चीज़ें हुई हैं तो वहाँ पर अल्ट्रेशन यू कैन ईजिली डू, ठीक है। यानी कि अगर आपका रीज़न है कि मिस्टेक को करेक्ट करना है तो ठीक है, आप यू कैन डू दैट, ठीक है। अब ये ड्रॉअर से मैंने बताया कि नाम में गलती हो सकता है, डेट में गलती हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज, एक और यहाँ पर है बर्डन ऑफ प्रूफ, एक पॉइंट आ रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ। ये क्या चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले भी एक पॉइंट है लीगल इफेक्ट में, ये तो समझ आ गया कि वॉइड दोनों का कंसेंट होना चाहिए, नहीं होगा कंसेंट वॉइड हो जाएगा, दोनों का कंसेंट होगा वैलिड हो जाएगा। थर्ड सिचुएशन है कि मटेरियल में चेंजेस तभी ला सकते हैं जब एग्जीक्यूशन ना हुआ हो, ठीक है, और जो भी मिस्टेक, जो भी आप करेक्ट कर रहे हो वो मिस्टेक से हुआ हो, ठीक है। उसके अलावा एक सिचुएशन और आता है कि इट मेड टू कैरी आउट द कॉमन इंटेंशन ऑफ द ओरिजिनल पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि दोनों का इंटेंशन एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक का इंटेंशन है कि इससे ज़्यादा पैसे ले लूँ, ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई अनएथिकल दिमाग में चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, दोनों का इंटेंशन कॉमन होना चाहिए। एग्जाम्पल में है कि इफ़ द बोथ पार्टीज टू अ चेक, यानी बोथ पार्टीज चेक को एक ने बनाया, एक के पास है, द ड्रॉअर एंड द पे agreed that the check should be payable to bearer, मतलब आपने बियरर चेक बनाना है, आपको ऑर्डर चेक देना है, आपको क्रॉस चेक देना है, ये भी आप डिसीजन किससे पूछ के ले सकते हो, ड्रॉई से पूछ के आप ले सकते हो, ठीक है। और इसीलिए इन दोनों का इंटेंशन की बात हो रही है, कॉमन होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन होगा तो वहाँ अल्ट्रेशन के सिचुएशन बहुत हद तक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब जैसे उसको चाहिए बियरर चेक और मैंने उसको दे दिया क्रॉस चेक, डेफिनेटली सम टाइम इट हैपेंड। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपकी चेक को अल्टर करना पड़े, इससे बेहतर है कि यू हैव टू डिसाइड इट अर्लियर बिफोर मेकिंग और ड्राइंग द चेक, ठीक है। तो दोनों का इंटेंशन जब कॉमन होगा तो उस सिचुएशन में आपको कोई भी बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और खैर कोई मिस्टेक हो जाए तो अल्ट्रेशन तो हो सकता है, ठीक है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है एक ये डिस्प्यूट, एक केस है इसके ऊपर, और केस क्या है आपका, सुभा रेड्डी वर्सेस रमन रेड्डी, द हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी कि यहाँ पर केस किसके बीच में चल रहा है, सुभा रेड्डी और रमन रेड्डी जो है, जो हाई कोर्ट के हैं आंध्र प्रदेश के, उनके बीच में एक केस है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेकर के। ये केस क्या बताता है, क्या सिचुएशन है इस केस का, अल्ट्रेशन ऑफ चेक के ऊपर ये है। ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि बेसिकली अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट, अगर इसको यहाँ अगर कोई भी चेंज आता है, मतलब अगर कोई भी बदलाव आया प्रोमिसरी नोट में या कोई भी चीज़ में, तो इसको प्रूफ करने का बर्डन किसके सर पे, ये उस चीज़ का सिचुएशन इस पे, ये केस पे है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हुआ है कि विच पार्टी शुड प्रूव द प्रेजेंस ऑफ एनीवन, यानी कौन सी पार्टी इस चीज़ को पूरा 100% प्रूफ करेगी। मान लो कि ड्रॉअर जो है उसने अल्टर कर दिया, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के वो कन्फर्मेशन ना दे, तो ऐसे सिचुएशन में जो ड्रॉई है वो क्या करेगा, मतलब बर्डन किसके ऊपर है इस बात को प्रूफ करने का कि ये जो अल्ट्रेशन है वो मेरे बिहाफ में हुआ है या उसके बिहाफ में हुआ है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन के हाथ में है प्रूफ, और वो किसके हाथ में है,
ड्रॉवर, ड्रॉर, ड्रॉर, ड्रॉवर, ड्रॉवर, ड्रॉर कौन होगा? जो चेक बनाएगा। सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन उसी के ही हाथ में, क्योंकि पेमेंट उसके थ्रू हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वही करेगा। लेकिन अगर वही प्रॉमिसरी नोट होता है तो कौन करेगा? जो बेसिकली है वहां पर भी वही ड्रॉर जो है, और ड्रॉर यहाँ पर कौन है? पेई है। जो बायर है वही ड्रॉ ही होगा, तो वहां पर भी कौन करेगा? वही करेगा जो पेमेंट कर रहा है, प्रूफ वही करेगा। और सेम सिचुएशन आपके बिल ऑफ एक्सचेंज में भी होगा। कितना पेमेंट लेना है, ठीक है, पेमेंट कितना लेना है, और वो पेमेंट तो ऑब्वियसली बिल ऑफ एक्सचेंज में तो आप अमाउंट मेंशन ही करिएगा, तभी वो दूसरा पर्सन जो पेयर होगा उसको एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज में तो ये कंडीशन में भी अप्लाई ना हो, लेकिन इन दोनों कंडीशन में आपके चेक में और प्रॉमिसरी नोट में बर्डन सिर्फ किसके ऊपर रहेगा? ड्रॉअर के। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम फॉर्जरी ऑफ ड्रॉअर सिग्नेचर। फॉर्जरी का मतलब होता है जालसाजी, कहते हैं नकली सिग्नेचर, ठीक है। नकली सिग्नेचर को कहते हैं फॉर्जरी। क्या बोलते हैं? फॉर्जरी। जाली जिसको कहते हैं, हिंदी में सुना होगा जाली, ठीक है। तो फॉर्जरी ऑफ ड्रॉअर सिग्नेचर, ठीक है। जो पेइंग बैंकर है, जो भी आपका चेक क्लियर करेगा, ठीक है, वो केयरफुली उसको देखना है कि उसमें जो सिग्नेचर है जेन्युइन है या नहीं। यानी कि जो मैंने पहले बताया था कि जो स्पीसमेन हमारे बैंक में प्रेजेंट होता है, आपको पता होगा, होता है मेजॉरिटी ऑफ बैंक में, तो वो जो आपका जो अकाउंट के टाइम पे जो आपने ओपन करवाया, जो आपने सिग्नेचर किया, वही सिग्नेचर आपका परमानेंट सिग्नेचर बैंक में चलता है। चेंज कभी नहीं कर सकते हो आप। अगर आपने, मैंने जैसे मान लो कि मैंने भी ये मिस्टेक किया है, दैट अर्लियर आई वाज राइटिंग इन दिस वे एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग इन दिस वे, सो इवन दे आर नॉट गोइंग टू टेक दिस एज अ कंसिडरेशन। इसको भी वो कंसिडर नहीं करेंगे इफ द स्टाइल ऑफ सिग्नेचर विल बी चेंज, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो पेइंग बैंकर है, दे शुड बी सर्टेन अबाउट द चेक बियर्स द जेन्युइन सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर and we are going to compare it with the specimen signature or recorded signature present in the bank. अगर चेक में ड्रॉअर जो है, and the check must be signed by the drawer on its face. फेस का मतलब चेक का जो फेस है, चेक का फेस नहीं मतलब इंसान की फेस की बात नहीं हो रही, चेक का जो फेस है जहाँ पर आपका सब कुछ लिखा हुआ है, उसके फेस पर क्या होना चाहिए? सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, नॉट ऑन इट्स बैक। अब जैसे मान लो कि जो चेक है उसमें यहाँ सिग्नेचर करने के लिए लिखा होता है, मैंने क्या क्या पलट के इसमें यहाँ पर सिग्नेचर कर दिया, तो ये चेक क्या हो जाएगा? डिसऑनर्ड, ठीक है। तो चेक में साइन कहाँ करना है वो याद रखिएगा, बैक साइड में साइन नहीं करना है। और जो अकाउंट होल्डर है, जब तक वो स्पीसमैन में चेंज नहीं कराता, यानी कि बैंक रिकॉर्ड में जब तक वो चेंज नहीं कराता, तब तक वो चेक में दूसरा साइन यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड बाउंडर इज टू, मतलब वो बैंक इज बाउंडेड। बैंक इज बाउंडेड का मतलब है बैंक को की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर नया स्पीसमैन सिग्नेचर मिल गया है जहां पर उसकी सिग्नेचर चेंज हो चुकी है, तो फिर वही सिग्नेचर को वो क्या करे? मैच करे चेक में। अगर मान लो कि आज कौन सा डेट है, मान लो 25 अक्टूबर है, 25 अक्टूबर को मैंने अपना सिग्नेचर बदल लिया, चेंज करा लिया। अब जब मैंने सिग्नेचर बदल लिया और मैंने फिर आफ्टर 15 डेज मैंने कोई चेक ड्रॉ किया, अब वो 15 डेज के बाद जो चेक होगा उसमें ये जो मैंने 15 दिन के अंदर, हार्डली 7 डेज में आपकी सारे चीज़ें चेंज वेंज जो भी होता है हो जाती है, ज़्यादातर, बहुत बार तो 3 से 4 दिन में भी हो जाती है। तो 15 दिन के बाद में जो मैं चेक ड्रॉ करूँगी उसमें मैं नया वाला सिग्नेचर करूँगी। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्जरी ऑफ ड्रॉअर सिग्नेचर। और अगर मान लीजिए कि चेक जो है, अगर चेक में सिग्नेचर मैच नहीं करेगा तो बैंकर रिफ्यूज़ कर देगा चेक। क्यों करेगा रिफ्यूज़? क्योंकि हो सकता है कि ड्रॉअर के साइन को किसी ने फॉर्ज कर लिया हो, यानी जाली साइन कर दिया हो, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में बैंकर ने अगर पेमेंट कर दिया तो अगर कल को कोई भी चीज़ें होंगी तो कौन लायबल होगा? बैंक, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ अ चेक इज फॉर्ज ऑफ द ड्रॉअर इज डीम्ड एज अ पेमेंट विदाउट द अथॉरिटी ऑफ कस्टमर एंड हेंस ब्रीच इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बैंकर एंड हिज कस्टमर। यानी कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में कोई भी दो पर्सन होता है, बैंक और कस्टमर एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में है कि भाई मैंने आपके अकाउंट ओपन कराया है और आप मेरी पेमेंट्स कीजिए, आप मेरे बिहाफ में, तो एक रिलेशन चल रहा है।
उसी रिलेशन में अगर ये चीज़ हुआ कि कोई भी फॉर्ज या नकली सिग्नेचर किया और आपने पेमेंट कर दिया, तो एक तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो, तोड़ रहे हो, ठीक है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहे हो, तो इसके लिए बैंक लाइबल हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? डन? चलिए नेक्स्ट, नेग्लिजेंस इन केस ऑफ फॉर्ज सिग्नेचर ऑफ ड्रॉअर। एक केस, एक सिचुएशन है जहाँ पर फॉर्ज सिग्नेचर को नेग्लिगेट कर दिया गया, यानी उसको देखा नहीं गया। तो दैट वाज द केस, और ये बहुत ज़्यादा पुराना केस नहीं है, ये 2009 का केस है। और ये कहाँ हुआ था, कौन दो पार्टीज के बीच में हुआ था? विजया बैंक, सुना है, वर्सेस गुरनाम सिंह। गुरनाम सिंह और विजया बैंक के बीच में ये हुआ, ठीक है। और इसमें गुरनाम सिंह कहाँ के हैं? द सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, मतलब द गुरनाम सिंह 2009 द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर ये गुरनाम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ के बारे में कंप्लेन किया, मतलब कि गुरनाम सिंह सुप्रीम कोर्ट नहीं है, गुरनाम सिंह पर्सन है एंड ही कंप्लेन्ड इट इन सुप्रीम कोर्ट। और ये किस किस दो पार्टी कौन थी? एक विजया बैंक थी और एक गुरनाम सिंह था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को बोला, इसका केस लिखो, नेग्लिजेंस इन केस ऑफ फॉर्ज सिग्नेचर, नेग्लिजेंस इन द केस ऑफ द फॉर्ज सिग्नेचर। याद रखिएगा, केसेस को जरूर लिखिएगा बैंक के एग्जामिनेशन में, जबकि बैंकिंग के एग्जाम होंगे इसमें केसेस को जरूर लिखिएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें जो है केसेस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। इसको लिखिए, केस कहाँ का है? विजया बैंक वर्सेस गुरनाम सिंह। यस पीयूष? मैम इन द केस नेग्लिजेंस इन केस ऑफ फॉर्ज्ड, FORGED, फॉर्ज्ड सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर, फॉर्ज्ड सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर, यानी यहाँ पर जो चेक जिसका बुक होगा, चेक बुक अगर मान लो मेरे नाम पे और मेरे ही मतलब किसी ने मेरा चेक बुक मान लो गुम हो गया, अब उस चेक में किसी ने साइन कर दिया, अमाउंट लिख दिया और किसी ने पैसा निकाल लिया, तब तो ये बहुत ही रिस्की चीज़ हो गया, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर जालसाजी एक तरीके से कह सकते हैं। और ये एक सिचुएशन हुआ है, ये कहाँ पर हुआ, किसके बीच में हुआ है? विजया बैंक वर्सेस गुरनाम सिंह, और ये कब हुआ है? 2009 में। अब 2009 में वर्डिक्ट क्या आया, यानी कि इसकी सुनवाई हुई और इसका सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट में, जजमेंट में क्या सुनाया, ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक लाइबल है उस अमाउंट को कंपनसेट करने के लिए कस्टमर का, अगर किसी और कस्टमर ने या किसी और पर्सन ने उस पैसे को यूज़ किया हो, या तो फिर अगर आपने सिग्नेचर को बिना चेक किए हुए पेमेंट किया है तो बैंक लाइबल है। यानी अगर विजया बैंक ने बिना देखे गुरनाम सिंह का अमाउंट, गुरनाम सिंह के अकाउंट से पैसा निकल गया, विड्रॉ हो गया, और जिस भी कस्टमर ने उसको लिया हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन बैंक इसके लिए क्या है? लाइबल है। कंपनसेट कौन करेगा? बैंक करेगा, ठीक है। इन द केस ऑफ स्पेसिमेन सिग्नेचर, और जो अकाउंट आपने ओपन किया और चेक मिल नहीं रहा है, डिफरेंट है, और उसके बाद भी इफ यू आर डूइंग द पेमेंट, तो इन दैट केस, इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को बेसिकली रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। और उन्होंने ये चीज़ भी कहा है कि ऐसे सिचुएशन में आपके ऊपर ना सिर्फ वो कंपनसेशन अमाउंट लगेगा, और वो कंपनसेशन पे भी इंटरेस्ट लग सकता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपका किस में था? जब फॉर्ज एक केस मैंने बताया, और भी केसेस हैं इसमें, ठीक है। तो ये सिचुएशन हुआ था कि गुरनाम सिंह के अकाउंट से पैसे विड्रॉ हो गए विदाउट हिज नॉलेज, एंड इन दैट केस, ऐसे सिचुएशन में बैंक ने विदाउट वेरिफिकेशन, मतलब गुरनाम सिंह के साइन कर दिया, गुरनाम सिंह का साइन करके, और उसने पेमेंट बेसिकली रिसीव कर लिया, और गुरनाम सिंह को पता ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में गलती किसकी मानी जाएगी? बैंक की। क्लियर होगी बात? ठीक है, किसकी? बैंक की। अब नेक्स्ट है आपका पेमेंट्स ऑफ म्यूटिलेटेड चेक। म्यूटिलेटेड का मतलब सबको पता है, जब चेक जो है बिल्कुल ही म्यूटिलेट यानी कि खराब हो जाता है, बिल्कुल ही फट जाए, या फिर वो पानी में, बहुत बार ये लोग करते हैं कि जैसे कपड़े धोते टाइम दे आर नॉट एबल टू सी दैट व्हाट थिंग्स आर देयर इन द पॉकेट, और वो काम हो गया उसका। म्यूटिलेटेड चेक वैसा चेक होता है, या तो वो फटा हुआ हो, टॉर्न हो, 2 पीस में, 3 पीस में फटा हुआ हो, 2 और मोर पीसेस में बटा हुआ हो। और बिफोर मेकिंग पेमेंट ऑफ अ म्यूटिलेटेड चेक के पेमेंट से पहले द बैंकर शुड एग्जामिन केयरफुली द चेक, एंड इफ चेक इज म्यूटिलेटेड विद इंटेंशन टू कैंसिल इट। अगर मतलब कई बार हम लोग चेक गलत बना देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उस चेक को क्या किया जाता है? टॉर्न किया जाता है, फाड़ दिया जाता है।
और अगर इस चेक को म्यूटिलेट करने का रीज़न क्या है, बेसिकली कैंसिल करना, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो चेक का बाकी मेन कंटेंट है, जो मेन कंटेंट, जो भी आपने नाम लिखा, जो भी चीज़ लिखा हो, वो इलीगल हो जाएगा। यानी कि इलीगल यानी मतलब इलिजिबल, मतलब कि जो चीज़ को मानेंगे नहीं, ठीक है। बैंकर शुड नॉट पे द चेक, जो चेक कैंसिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हो, और या तो जो चेक म्यूटिलेटेड हो और उसमें कोई ना कोई मटेरियल लिखा हुआ ना हो, जैसे मान लो उसमें अमाउंट नहीं लिखा हुआ, साइन किया हुआ है और फटा हुआ है, लेकिन उसमें बेसिकली अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, या कुछ भी ऐसा चीज़ है जो उसमें नहीं है, तो ऐसे में भी हो सकता है ये इंटेंशन क्या हो कि भाई इस चेक को कैंसिल करना, तो ऐसे चेक को आप पेमेंट नहीं करोगे, ठीक है। इन द केस अगर जो बैंकर ने ड्रॉअर से कंफर्म कर लिया कि हाँ भाई ये जो म्यूटिलेटेड चेक है ये मैंने किसी ड्रॉई को दिया था, ठीक है, उसके पेमेंट के लिए, लेकिन वो गलती से उसकी तरफ से बेसिकली म्यूटिलेट हो गया, फट गया, तो वैसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, पेमेंट हो सकता है। और उसके लिए MICR कोड का मैंने बताया भी था आपको कि अगर MICR कोड दिखता है तो पेमेंट हो जाता है, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि पेमेंट ऑफ चेक्स ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स ओनली, यानी कि अगर आपकी चेक है, चेक अगर आपके पास है और आप जो भी चेक को क्लियर करोगे या फिर जो भी चेक को डिपॉजिट करोगे वो बैंकिंग आवर्स में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब 10 बजे बैंक ओपन होता है 10 o'clock, तो मैं सोचूंगी 5 बजे सुबह जाके चेक जमा कर दूँ, नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ट्रू। तो इन दैट केस बैंकिंग आवर्स में ही आपके चेक को इंटरटेन किया जाएगा, बैंकिंग आवर्स में ही आप चेक को डिपॉजिट कर सकते हो, बैंकिंग आवर्स में ही आपके पेमेंट भी होगी। मे बी रिफ्लेक्ट हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम करे आपके अकाउंट में पैसे, लेकिन जो भी क्लियरेंस भी होगी चेक की वो बैंकिंग आवर्स में होगी। क्लियर हो गई बात? चलिए अब नेक्स्ट सिचुएशन में आते हैं हम। नेक्स्ट सिचुएशन है स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन टू द पेइंग बियरर, स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन टू द पेइंग बैंकर। स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन का मतलब लीगल प्रोटेक्शन ही है बेसिकली, जो लीगली प्रोटेक्ट कैसे हो सकते हैं पेइंग जो बैंकर है। स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन टू द पेइंग बैंकर, पेइंग बैंकर जहाँ से चेक क्लियर हो रहा है, ठीक है, जहाँ से चेक क्लियर किया जा रहा है। अगर मान लो कि मेरा अकाउंट BOB में था और मैंने किसी ICICI वाले को दिया, तो यहाँ पर पेइंग बैंकर आपका BOB भी होगा और आपका ICICI भी है, क्योंकि ICICI क्या कर रहा है, वो आपके पेयर के बैंक, मतलब जो पेई जो आपका ड्रॉई है उसके बैंक में डालने का काम कर रहा है, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, BOB कर रहा है। आई बात समझ में? तो कैसा प्रोटेक्शन उनको मिला है, पेइंग बैंकर को क्या प्रोटेक्शन मिला है? तो यहाँ पर एक सिचुएशन ये है कि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि रॉन्ग पर्सन को आप पेमेंट ना करो, ठीक है। हाँ, और अगर ऐसा होगा तो ऐसे सिचुएशन में बैंक ऑब्वियसली लाइबल होगा, जो मैंने पहले ही बताया। प्रोटेक्शन कैसे मिला है चेक, ऑर्डर चेक में किस तरीके से, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो बेसिकली पेइंग बैंकर होगा, इफ़ ही मेक्स पेमेंट ऑफ एन ऑर्डर चेक में अगर वो पेमेंट करता है विथ फॉर्स्ड इंडोर्समेंट। फॉर्स्ड इंडोर्समेंट का मतलब पता है क्या होता है? जाली इंडोर्स किया गया, मतलब किसी और को जो हम रेफर कर रहे हैं वो गलत है। जाली, फॉर्ज सिग्नेचर का मतलब गलत, नकली साइन। फॉर्ज इंडोर्समेंट का मतलब किसी और को इंडोर्स कर दिया, वो भी पर्सन जो है वो गलत पर्सन को, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में ऑन द बिहाफ ऑफ पेई के बिहाफ में अगर मैंने किसी को भी गलत रेफर कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में आपका सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 कहता है कि जो आपका बैंकर है वो हर एक कोई का सिग्नेचर, यानी कि अगर मैं किसी को इंडोर्स कर रही हूँ उसका सिग्नेचर और जिसने मुझे चेक दिया है उसका सिग्नेचर, उन दोनों के सिग्नेचर को वेरीफाई करना ज़रूरी है। यानी मान लो कि मैंने चेक दे दिया, ऑर्डर चेक दे दिया, ऑर्डर और बियरर चेक हमेशा रिस्की चेक होता है। अगर मैंने किसी को चेक दे दिया और उसने किसी और को मान लो इंडोर्स कर दिया चेक, या किसी और को चेक दे दिया, तो अपना भी साइन आप करोगे। अगर आप किसी को इंडोर्स कर रहे हो या थर्ड पार्टी को दे रहे हो तो उसमें आपका भी साइन होना चाहिए कि आप ही चाह रहे हो कि पेमेंट किसी और को, ठीक है। यानी कि सिचुएशन ये कि आप जितने लोगों को इंडोर्स कर रहे हो सब प्रॉपर्ली सिग्नेचर शुड बी देयर, ठीक है। और एक और चीज़ है कि यहाँ पर बैंकर जो है ऐसे सिचुएशन में फ्री हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर उसने जेन्युइनली चेक कर लिया कि भाई इंडोर्सर जो भी है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद भी अगर पेमेंट लग रहा है कि गलत पर्सन को हुआ है तो बैंक लाइबल नहीं होगा, अगर वेरिफिकेशन में सब कुछ बैंक की तरफ से करेक्ट निकलता है कि दोनों का साइन सही साइन है,
उसके बाद अगर पेमेंट गलत होता है तो बैंक विल बी नॉट लाइबल। ठीक है, अब यहाँ पर दो और सिचुएशन है, दैट इज इंडोर्समेंट मस्ट बी रेगुलर, एक इंडोर्समेंट मस्ट बी रेगुलर एंड पेमेंट मस्ट बी मेड इन ड्यू कोर्स। अब ये ड्यू कोर्स क्या होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक और सिचुएशन है, पेमेंट ऑफ चेक पेमेंट ऑफ चेक बाय मिस्टेक, यानी मिस्टेक गलती से चेक को पेमेंट कर दिया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, तो बस दो टॉपिक इसमें रह गया है। और उसके बाद अगर आपका जो मैंने बताया था डिसऑनर कब कब चेक होगा, मतलब पेमेंट कब कब क्लियर नहीं होगा, वो तो हम लोग पहले कर चुके हैं, तो वो सिचुएशन तो समझ में आ ही गया है कि कब कब नहीं होगा जब आपका। और अगर कुछ सिचुएशन और है कि जैसे जॉइंट होल्डर बैंक है, मतलब जहाँ पर आपके दो लोग हैं जिन्होंने बैंक को बेसिकली दो लोग का अकाउंट है, दो लोग ने होल्ड कर रखा है, जैसे हमारे पेरेंट्स करते हैं कई बार ये जॉइंट अकाउंट ओपन कराते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई कंडीशन लगता है तो उसका क्या है। तो यहाँ कुछ कंडीशंस है, उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, उसके कलेक्शन ऑफ चेक्स में वही है जो टाइप्स ऑफ चेक है आपके जो हमने किया हुआ है, तो उसको सिर्फ एक दिन में वो ओवर हो जाएगा। यहाँ तक में कोई डाउट है किसी को भी जो समझ ना आया हो, किसी को भी? ऑनलाइन क्लास क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ, जो चेक हमने इशू किया उसी चेक में अल्ट्रेशन, जब आप दूसरा चेक ड्रॉ करके दे दोगे तो अल्ट्रेशन की तो बात ही नहीं आई ना। जो चेक आपने ड्रॉ किया उसमें जब आप बदलते हो, चेंज करते हो, ओवर राइटिंग के केस में अगर आपका कंफर्मेशन, याद रखिएगा डिसऑनर तभी होगा चेक जब आपके ड्रॉअर की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, यानी ओवर राइटिंग है, कंफर्मेशन नहीं है, चेक क्या हो गया, डिसऑनर। डेट चेंज है, कंफर्मेशन नहीं है, क्या हो गया, डिसऑनर। बस इसको वैलिड बनाने का तरीका यही है कि कंफर्मेशन अगर ड्रॉअर का मिलता है तब वो वैलिड हो जाएगा। आई बात समझ में कि अगर कोई चेक में ओवर राइटिंग किया हुआ है, ओवर राइटिंग देखो अल्ट्रेशन जो भी इंटेंशनली होगा तो वो ज़्यादातर कैसे होगा, उसको आप प्रॉपरली वाइटनर लगाओगे, उसके ऊपर दोबारा से कोशिश करोगे लिखने का। ट्रू। ओवर राइटिंग में क्या हुआ कि उसके बैक साइड की चीज़ों को आपने नहीं हटाया और आपने उसके ऊपर लिख दिया। ठीक है, और कई बार वो चीज़ विजिबल भी नहीं होता है प्रॉपरली, तब तो वो ऑब्वियसली वॉइड हो जाएगा ना। आई बात समझ में? सो अल्ट्रेशन जो इंटेंशनली किया हुआ है उस अल्ट्रेशन को का कंफर्मेशन आपको मिलेगा कहाँ से, ड्रॉअर की तरफ से, तब आपका जो चेक है वो वॉइड की जगह वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि आपने साइन किया और आपने गलत साइन कर दिया, वो जो मैंने बताया कि जैसे मान लो कि मेरे बैंक रिकॉर्ड में पहले का कोई और साइन था, अभी मैंने चेंज कराया और मैंने पुराना साइन कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में भी अगर आप साइन को अल्टर करते हो, सिग्नेचर को आप अल्टर करते हो, तो उसके बगल में भी आप एक नॉर्मल अपना जो करेक्ट सिग्नेचर है वो करके कंफर्म करोगे। और खैर इस तरीके के चेक्स का हमेशा कंफर्मेशन बैंक की तरफ से भी आता है, मतलब आप तो करोगे ही, ड्रॉई इसमें इन्वॉल्व नहीं है यहाँ, सॉरी ड्रॉई, हाँ ड्रॉई इन्वॉल्व नहीं है, ड्रॉअर और फिर बैंक के बीच की बात है। क्लियर हो गई बात? चलिए, ओके, एनीवन हैव एनी डाउट वट एवर वी स्टडीड, मटेरियल अल्ट्रेशन, कैसे मटेरियल अल्ट्रेशन कर सकते हैं, कुछ मैंने जो केसेस बताए। ठीक है, बैंक लाइबल कौन से केस में कैसे स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन मिल रहा है, जब अगर वेरिफिकेशन 100% क्लियर हो बैंक की तरफ से, स्टिल फॉर्जरी हो, स्टिल पेमेंट गलत इंसान को हो, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक लाइबल नहीं होगा। तो यहाँ कुछ स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन बैंक को भी दिया गया है, लेकिन अगर बैंक ने इंटेंशनली पेमेंट कर दिया विदाउट चेकिंग द और वेरिफिकेशन ऑफ द सिग्नेचर, तो बैंक विल बी लाइबल, जो मैंने केस बताया विजया बैंक वर्सेस गुरनाम सिंह 2009 वाला केस। क्लियर हो गई बात? ओके, एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।